भारत की जो विशाल बायोडाइवर्सिटी है यानी कि जैविक विविधता वो सच में एक राष्ट्रीय खजाना है। लेकिन ये खजाना आज गंभीर खतरे में है। तो आज हम भारत की इसी जीवंत विरासत को बचाने में लगी दोहरी ताकतों की कहानी समझेंगे। एक तरफ है सरकार की कोशिशें और दूसरी तरफ है यहाँ के समुदायों के जमीनी प्रयास। चलिए देखते हैं कि आज हम क्या क्या समझने वाले हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि प्रकृति और हम एक दूसरे पर कैसे निर्भर हैं। फिर भारत के कुछ अनमोल खजाने कैसे खतरे में पड़े इस पर बात करेंगे। इसके बाद सरकार और स्थानीय लोगों ने बचाव के लिए क्या किया वो जानेंगे और आखिर में देखेंगे कि हमारा साझा भविष्य कैसा हो सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं उस सबसे बुनियादी सिद्धांत से जिस पर हमारा, आपका, हम सबका अस्तित्व टिका हुआ है, यानी इकोलॉजिकल बैलेंस। तो ये जैव विविधता या बायोडाइवर्सिटी आखिर है क्या? देखिए, ये सिर्फ अलग अलग पेड़ पौधों और जानवरों की एक लिस्ट नहीं है। ये तो एक बहुत ही जटिल ताना बाना है जिसमें हर जीव, चाहे वो कितना भी छोटा हो या बड़ा, एक दूसरे से बहुत गहराई से जुड़ा हुआ है। और हम इंसान इस ताने बाने से अलग नहीं हैं, बल्कि हम भी इसका एक बहुत जरूरी हिस्सा है। और ये कोई किताबी बात नहीं है, ये हमारे रोजमर्रा के जीवन की हकीकत है। सोचिए, हम जिस हवा में सांस लेते हैं, जो पानी हम पीते हैं और जिस मिट्टी से हमारा खाना उगता है, ये सब कुछ हमें इसी इकोसिस्टम से मिलता है। तो अब जब हम ये बेसिक बात समझ गए हैं, तो चलिए भारत की असल और गंभीर स्थिति की तरफ बढ़ते हैं। भारत के बायोडाइवर्सिटी संकट को समझने के लिए बाघों की कहानी से बेहतर कुछ नहीं हो सकता। जरा सोचिए, 20वीं सदी की शुरुआत में भारत के जंगलों में करीब 55,000 बाघ हुआ करते थे। लेकिन 1973 आते आते ये संख्या घटकर सिर्फ 1827 रह गई। ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं, बल्कि एक बहुत बड़ी चेतावनी थी। अब सवाल ये है कि इतनी बड़ी गिरावट आई क्यों? असल में इसके पीछे कई वजह थीं। गैरकानूनी शिकार, जंगल कटने की वजह से उनके घर छोटे हो गए, उनके शिकार के लिए जानवरों की कमी हो गई और साथ ही बढ़ती आबादी का दबाव तो था ही। इन सब ने मिलकर हमारे वन्य जीवों को खत्म होने की कगार पर ला खड़ा किया। तो जब हालात इतने बिगड़ गए तो सरकार की तरफ से कुछ कदम उठाए गए। चलिए देखते हैं कि ये टॉप डाउन संरक्षण के प्रयास क्या थे। सरकार ने एक के बाद एक कई बड़े कदम उठाए। 1972 में वन्य जीव संरक्षण एक्ट के साथ एक कानूनी ढांचा तैयार हुआ। फिर 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर जैसा एक बहुत बड़ा अभियान शुरू हुआ, जिसने पूरी दुनिया का ध्यान खींचा और धीरे धीरे सोच का दायरा भी बढ़ा। अब संरक्षण सिर्फ बड़े जानवरों तक ही सीमित नहीं रहा, बल्कि इसमें तितलियों, कीड़े मकोड़ों और आखिर में पौधों को भी शामिल किया गया। अब जंगलों को ठीक से मैनेज करने के लिए सरकार ने उन्हें 3 कैटेगरी में बांट दिया। सबसे पहले हैं आरक्षित वन, जो आधे से ज्यादा हैं और सबसे कीमती माने जाते हैं। फिर आते हैं संरक्षित वन, जिन्हें और खराब होने से बचाना है। और आखिर में है अवर्गीकृत वन, जिसमें बाकी सारे जंगल और बंजर जमीन आती है। इस तरह के वर्गीकरण से संरक्षण के कामों को एक सही दिशा मिली। प्रोजेक्ट टाइगर की कामयाबी के बाद सरकार का ध्यान कई और संकटग्रस्त प्रजातियों पर भी गया। एक सींग वाले गैंडे से लेकर कश्मीरी बारहसिंघा तक और एशियाई शेर से लेकर ऊंचे पहाड़ों में रहने वाले हिम तेंदुए तक कई जानवरों को बचाने के लिए खास प्रोजेक्ट शुरू किए गए। जैसे कि काजीरंगा नेशनल पार्क में एक सींग वाले गैंडे को बचाने की जो कोशिशें हुई हैं, वो इन सरकारी प्रोजेक्ट्स की कामयाबी का एक बेहतरीन उदाहरण है। ये दिखाता है कि फोकस्ड कानूनी संरक्षण कितना असरदार हो सकता है। लेकिन ये कहानी का सिर्फ एक पहलू है। कहानी का एक और बहुत जरूरी हिस्सा भी बाकी है, और ये संरक्षण का वो पहलू है जो ऊपर से नहीं बल्कि जमीन से जुड़ा है, जिसे स्थानीय और पारंपरिक समुदाय चला रहे हैं। गौतम बुद्ध का ये कथन कितना गहरा है ना? यही सोच भारत में प्रकृति के साथ गहरे सांस्कृतिक रिश्ते का आधार है। और सच पूछिए तो यही सामुदायिक संरक्षण की असली प्रेरणा भी है। और ये सिर्फ दर्शन या बातें नहीं है, ये एक्शन में भी बदलता है। हिमालय का मशहूर चिपको आंदोलन इसका जीता जागता सबूत है, जहां स्थानीय लोगों, खासकर महिलाओं ने पेड़ों से लिपटकर उन्हें कटने से बचाया था। समुदाय आज भी कई तरीकों से संरक्षण का काम कर रहे हैं। कहीं वे कानून का इस्तेमाल करके खनन जैसी गतिविधियों का विरोध करते हैं, तो कहीं वे अपने नियम बनाकर खुद ही जंगलों को सैंक्चुरी घोषित कर रहे हैं। और बीज बचाओ आंदोलन जैसे प्रयास तो पारंपरिक और टिकाऊ खेती को वापस जिंदा कर रहे हैं।
ये तस्वीरें भैरोदेव डाकघर सेंचुरी की सफलता दिखाती हैं। यहाँ स्थानीय लोगों ने खुद नियम बनाए और बाहरी दखल अंदाजी से अपने वन्यजीवों की रक्षा की। ये साबित करता है कि जब समुदाय खुद जिम्मेदारी लेता है तो नतीजे कितने असरदार होते हैं। भारत में प्रकृति की पूजा की एक बहुत ही पुरानी और खूबसूरत परंपरा है। इसी से जुड़ी है पवित्र उपवन या सेक्रेड ग्रोव्स की अवधारणा। इसमें जंगल के कुछ हिस्सों को देवी देवताओं का निवास मानकर उन्हें पूरी तरह से सुरक्षित रखा जाता है। इन जगहों को कोई छूता तक नहीं है। और ये सम्मान आपको अलग अलग रूपों में पूरे देश में दिखेगा। छोटा नागपुर में मुंडा और संथाल समुदाय महुआ और कदम्ब के पेड़ों की पूजा करते हैं, तो वहीं राजस्थान के बिश्नोई गांव में काला हिरण और मोर समुदाय के सदस्य की तरह बिना किसी डर के घूमते हैं। तो हमने दो अलग अलग नजरिए देखे, एक सरकार का और दूसरा समुदाय का। अब इन दोनों को मिलाकर ये सोचते हैं कि आगे की राह क्या हो सकती है। इन सभी उदाहरणों से एक सबक तो बिल्कुल साफ है। संरक्षण की कोई भी योजना तब तक अधूरी है जब तक कि स्थानीय समुदाय उसके दिल में ना हो। उनकी भागीदारी के बिना असली सफलता मिलना मुश्किल है। तो आगे बढ़ते हुए विकास के किसी भी मॉडल को 3 कसौटियों पर खरा उतरना होगा। वो लोगों पर केंद्रित हो, पर्यावरण का दोस्त हो और आर्थिक रूप से भी सबको फायदा पहुंचाए, तभी वो टिकाऊ कहलाएगा। तो आखिर में ये एक बड़ा सवाल हमारे सामने है। हम सदियों से चले आ रहे पारंपरिक ज्ञान की शक्ति को आज की आधुनिक नीतियों के बड़े पैमाने के साथ सफलतापूर्वक कैसे जोड़ सकते हैं? इसी सवाल का जवाब हमारे साझा, सुरक्षित और टिकाऊ भविष्य की चाबी है।